दोस्तों, मुझे इस कहे के छठे भाग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बिना स्वार्थ के लोग भगवान की पूजा तक नहीं करते। तो हमारी भी मजबूरी समझिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। इस भाग से पहले वाले भाग में आपने सुना था, ऑफिस जाते समय सुरभि को रंजन चौक पर परेशान करने लगता है, जहाँ दर्शी लाकर उसे ऑफिस ले जाता है। रंजन गुस्से से शाम में कुछ फैसला लेने की बात करता है। दरअसल ऑफिस में सुरभि से रंजन के बारे में पूछता है। उसके न बताने पर उल्टा सीधा सुनाता है, जिस पर तब कर वो अपने और सुमित के मंगनी की बात बताती है। दरअसल का प्यार भरा दिल टूट जाता है, मगर वो उसकी भलाई चाहता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, पर वो डर कर कंप्लेन नहीं लिखाती। शाम में रूपा रोकर सुरभि को फ़ोन पर बुलाती है, जिसे लेकर दरअसल खुद जाता है कि रंजन उसके लिए शादी का शगुन लेकर आया था और उसी से शादी करने की बात करके गया था। दरअसल बाहर से अंदर आता है और मोहन को सोमित से बात कर उन दोनों की शादी कराने कहता है। वो सुरभि के पोस्ट पर मोहन को डबल सैलरी देकर रखने की बात करता है। मोहन की बाँछें खिल जाती हैं, वो तैयार हो जाता है। अब आगे। रात के 9 बज रहे थे। मोहल्ले के एक छोटे से बियर बार में बैठे रंजन और उसके चारों पंटर बैठे शराब पी रहे थे। वहाँ का नौकर मोनू 18-19 साल का लड़का था, जो अपने पिता के मरने के बाद घर चलाने की नीयत से वहाँ काम पकड़ चुका था। अभी रंजन के इशारे पर बोतल ला ला कर हल्का हुआ जा रहा था। रंजन भैया, अब तो ये वाली बोतल खत्म हो गई है, अब आप घर जाओ, बोलता वो वहीं खड़ा रहा। ए मोनू, आ इधर आ बैठ। एक स्टूल बगल से घसीटते हुए उसे बुलाया था। वो डर कर पास आया और खड़ा ही रहा। बोलिए रंजन भैया। अरे तू बैठ तो सही, खींच कर उसे कुर्सी पर बैठा देता है। तू उस विनय से मत डर, मेरे रहते हो तुझे कुछ नहीं बोल सकता। उसने एक बार के मालिक विनय शर्मा का नाम लिया था। तुमको पता है आज क्या है? नहीं नहीं रंजन भैया। रंजन हंसने लगा था। उसके चारों दोस्त भी खी करके हंस दिए थे। सुन, आज तेरे रंजन भैया की शादी में खुद पक्की करके आया हूँ। कल या परसों तक वहाँ से जवाब आ जाएगा। फिर तुझे भी मेरी बारात में नाचना है, चलेगा ना मेरी शादी में? रंजन खुशी से झूमता बोला था। अबे मनुआ, तू तो कल से ही प्रैक्टिस शुरू कर दे डांस करने की। हम सब मिलकर भाई की शादी में नागिन डांस करके गर्दा मचा देंगे। नागर अपना गिलास खत्म करते हुए बोला था। हाँ भैया, मैं ज़रूर चलूँगा और खूब मस्त होकर नाचूंगा भी। बस आप मेरे मालिक से मुझे छुट्टी दिला देना। खीसे निपोर के वो भी बोला। तेरे मालिक की तो बस तैयारी शुरू कर, बाकी मैं हूँ न, सब देख लूँगा। वो हंसा और उन चारों से बोला। एक बात तो है रे दोस्तों, आज तक मुझे कोई शराब इस कदर कभी नहीं चढ़ी थी, पर आज तो कोई कमाल है जो मुझे ये चढ़ने लगी है। रंजन खाली बोतल उठाकर घुमाते हुए बोला था। देख मनु, आज तेरा रंजन भैया बहुत खुश है। ये वाली ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, तो दूसरी कंपनी की कड़क वाली बोतल लेकर आ, और ये ले, कुछ पैसे मेरी तरफ से रख ले, गुटखा खा लिया करना। वो कुछ नोट उसके पॉकेट में घुसाता उसे बोला था। वो खुश होकर चला गया था। ओह साला, मोहन खुद को बड़ा जिम्मेवार समझता है। आए दिन वो बियर बार में बैठा बहन की कमाई उड़ाता रहता है, और आज मुझे अपने भाई होने का फर्ज निभाने का दुहाई दे रहा था। रंजन पूरी गिलास एक हाल्क में उतारते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोला था। साला बोल रहा था मेरी बहन की मंगनी हो चुकी है, अब शादी करने की सोच रहा है, लोग समाज क्या कहेगा? अरे जब मेरी लात उसके सीने पर पड़ेगी ना, तो कोई लोग समाज देखने भी नहीं आएगा। साला, आज तक मुझे पता नहीं चला कि मेरी सुरभि की मंगनी हो चुकी है। मुझे तो उस दरअसल का शक होने लगा था कि कहीं वो मेरी सुर को उड़ा ना ले, पर वो तो पहले ही बाप द्वारा सेट कर दी गई थी। मेरी भोली सुरभि अपने बाप के तय रिश्ते से डर कर मेरे प्यार का इकरार नहीं कर पाती थी, पर अब कल उस लड़के के साथ उसकी मंगनी टूटने पर मेरे प्यार की तड़प को महसूस करेगी और मेरे पास दौड़ती आएगी। रंजन उसे ख्यालों में सोचता बोल रहा था। हाँ भाई, भाभी को ज़रूर उसके भाई और बाप ने मजबूर करके मंगनी कर दिया होगा। चलो अब सब सही हो जाएगा। कल उसका भाई उस लड़के से मंगनी तोड़ाएगा और जल्द ही हम माला भाभी को लेकर जाकर तेरी बात पक्की कर शादी जमा देंगे।
सुरेश ने टुकड़ा लगाया था। वो तीनों भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। रंजन का बड़ा भाई मंजे भी बहुत नामी गुंडा था। चोरी डकैती मारपीट खून खराबा उसके रोज का धंधा था। पर 4 साल पहले एक दिन उसके किसी दुश्मन ने उसे चाकू से गोद कर मार डाला था। उसके भाई की पत्नी माला और उसके 2 बच्चे की देखरेख अब रंजन ही करता था। माला बहुत सुंदर लड़की थी जिसे संजय ने जबरदस्ती उसके घर से उठाकर शादी कर ली थी। उसके मरने के बाद कुछ दिन बाद वो अपने घर वापस जाना चाहती थी। उसने अपने पिता को बुला भी लिया था, पर रंजन ने उसे जाने नहीं दिया। अपने भाई मंजे के दोनों बच्चों में उसकी जान बसती थी। उन दोनों भाइयों के पापा की कमाई से बने बड़े आलीशान घर की पूरी देखभाल उसने माला के हाथ में ही सौंप रखी थी। माला भी धीरे धीरे यहाँ के ऐशो आराम में आकर डूब चुकी थी, तो अपने पिता की छोटी सी कुटिया में जाने की जिद करना छोड़ दी थी। अभी कुछ दिनों से माला के अंदर रंजन को लेकर भावना जगने लगी थी। वो चाहती थी कि रंजन उससे शादी कर ले, पर उसकी हिम्मत खुद से अपनी इच्छा बताने की नहीं हुई। पर उसे रंजन के सुरभि प्रेम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रंजन भैया ये लो, महंगी विलायती शराब है, मुंह के अंदर जाएगी और दिमाग को गिनगिना देगी। आपको तो हमारी भाभी के ही दर्शन होंगे पूरी रात। मजे करो, पर इसके बाद घर जाना होगा। मालिक ने लास्ट बोल दिया है। मोनू 2 बोतल ट्रे में डाले आया था। अपना गुटखा खाकर लाल हो रहे दांतों की नुमाइश करता बोला था। चल ठीक है, देखते हैं, पहले ये खत्म तो होने दे, फिर तय करते हैं तेरी बात में कितना वजन है। रंजन भी मस्ती से बोलकर उठकर झूमता बोला था। रही बात घर जाने की, तो अपने मालिक से बोल दे, उसे जाना है तो घर चला जाए, हम तो अपनी मर्जी से जाएंगे। वो चुपचाप भाग लिया। चेयर्स। पांचों के जाम फिर से टकराने लगे थे। 1 घंटे बाद रंजन विलायती नशे के सूर्य में पूरी तरह रंग चुका था। तुम लोगों को पता है, मेरा तो दिल कर रहा था उस मोहन को ही टपका दूं, पर ये सोचकर रुक गया कि अगर ये मर गया तो हमारी सुरभि का कन्यादान कौन करेगा। उसकी सुई फिर वहीं आ अटकी। मगर वो बुढ़ा बहुत चालाक निकला। साले ने जाते जाते मेरी सुरभि का मंगनी कर दिया था। मैंने अच्छा ही किया था जो उसे ठोकर मार कर वहीं तड़पने को छोड़ दिया था, पर वो तो मर ही गया। वो अब पूरा नशे में झूम रहा था और कुछ दबे राज को खोलने लगा था। का कर रहे हो भैया? नत्थू का सारा नशा उड़ने लगा था। भाभी को बाप को तुमने मारा था। उसके पूछते ही रंजन ठहाके लगाने लगा था, और नागर सुरेश और महेश का सारा नशा हिरण हो गया था। वो चारों बकलोल की तरह उसका नशे में धुत चेहरा देख रहे थे। हाँ रे, मैंने ही मारा था उस बुढ़े को। उस शाम मैं अपनी जान को देखने उसकी गली में गया था। वो बुढ़ा चौक से सामान लेकर आ रहा था। मुझे एक आइडिया आया कि क्यों न मैं इससे सुरभि की बात करूं। फिर क्या था, मैंने जिद करके उसके हाथ से सारा झोला ले लिया और उसे अपने बुलेट पर बैठाकर घर तक पहुंचाने का बोला। पर वो बूढ़ा मेरे साथ गाड़ी पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ और झोला वापस मेरे हाथ से छीन लिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने अपने गुस्से पर कमान कसा और उससे सीधे सीधे अपनी पसंद बताई। सुरभि से शादी करा देने की बात की, पर वो बुढ़ा तो बिफर गया। उसने मुझे सुरभि से दूर रहने कहा और पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी देकर चल पड़ा। वो गुस्से फिर एक गिलास हल्क में उतारा बोला, फिर क्या हुआ भाई? नागर मुँह बाए बोला था। अबे मुँह बंद कर, मक्खी घुस जाएगी। वो हंसा और बोला, फिर क्या? तुम लोग तो जानते हो, तेरे भाई को बस तेरी भाभी धमकी दे सकती है। उसके तो साथ खून भी मैं माफ़ कर सकता हूँ, पर उसके बाप को नहीं। सुरभि से दूर रहने की बात से मेरा दिमाग पूरा गर्म हो उठा। तब ऊपर से पुलिस की धमकी से मेरा सारा कमान गुस्से पर से छूट गया। शाम होने के कारण गली में हलचल कम थी और संजोग देखो कि उसी समय बेड पर लाइट भी कम कट गया था। मैंने अपनी बुलेट स्टार्ट की और बुढ़े को जोरदार टक्कर मारकर रोड पर गिरा दिया, फिर फरार हो लिया। किसी ने लाइट आने के बाद उसे देखा और उसके घर में फ़ोन किया था। उसके सर में जोरदार चोट लगी थी, इसलिए बुढ़ा अस्पताल में ही टपक लिया। जोरदार ठहाके के साथ वो अपने मनहूस कारनामे बता रहा था। भाई, कभी तो भाभी को पता चल गया तो क्या होगा?
नत्थू को बात परेशान किए जा रही थी। अभी कैसे पता चलेगा भाई, ये सिर्फ मैं जानता था और तुम चारों। तो ये बात बस हम पांचों के बीच रहेगी, समझ गए ना सब? रंजन भैया, आपके कहने पर मैंने 2 घंटा ज़्यादा दुकान खोल दिया। मेरे घर से बार बार फ़ोन आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तभी दुकान का मालिक खुद आकर गिड़गिड़ाते हुए बोला था। मोनू के कई बार घर जाने की बात बोले जाने के बाद भी वो पाँचों टस से मस नहीं हुए थे। वो सब बोतल मंगा कर पीते जा रहे थे और अब रात के 11:30 बजने वाले थे। हार कर मालिक खुद बोलने आ गया था। ए विनय, देख रहा है हम लोग बात कर रहे हैं, वो गुस्से से घूरता बोला था। विनय डर कर उसके चारों पंटरों की तरफ देखने लगा था। बिल्कुल भाई, समझ गए। हम चारों इस बात की चर्चा कभी भी नहीं करेंगे। अब घर चलो, रात बहुत हो गई है। माला भाभी परेशान हो रही होंगी। मैं इसके कहने पर सब उठकर खड़े हो गए थे और रंजन को खींचकर उठा दिए। वो झूमता खड़ा हो गया था। अब तू भी घर जा, बहुत रात हो गई है, रंजन ने विनय से कहा। भैया, आज का बिल तो भर देते, विनय डरते हुए बोला। हमारे खाते पर चढ़ा दो, महीने के अंत में राब साफ कर देंगे। वो हाथ उठाकर लड़खड़ा कर बोला और सबके साथ बाहर चला गया। साला कमीना, दिल तो करता है यही एक बोतल तेरे शरीर पर उड़ेल कर माचिस लगा दूं। साला भर से महीना का अंत बोल बोल कर हजारों रुपए पी गया है। वो गुस्से से भड़कता मोनी को पुकारने लगा था। मोनू, चल दुकान बंद कर दे। अब कल से ये आएगा तो दुकान ही अंदर से बंद कर लूँगा। बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकला तो मोनू भी पीछे से चाबी लेकर दौड़ा था। ही, जब मैं 5-10 गुटके खाने के मांगूंगा तो 10 गाली देता है और रंजन भैया के आगे इसकी टाई टाई फीस हो जाती है। अच्छा है रंजन भैया और सताना मेरे कंजूस मालिक को। वो मन में सोचता हंसता बाहर निकल गया था। वो रात जहाँ रंजन की अपार खुशियाँ लेकर आया था, वहीं मोहन और रूपा की भी बम्पर लॉटरी लगी थी। उन्हें तो पहले से ज़्यादा नफ़ा हुआ था। पहले के अलावा दुगुना से ज़्यादा पैसे मिलने की चाहत में वो रात उनसे कटी नहीं जा रही थी। वो दोनों पेट भर खाना खाकर बहुत रात तक खुशियों में मग्न रहे थे और अब चैन की नींद में पड़े कल के खुशियों के सपने देख रहे थे। सुरभि पर ये रात बेहद भारी थी। मोहन ने खाने के लिए बहुत बार उसे आवाज़ दी, दरवाज़ा भी ठोका, पर उसने अंदर से ही खाने से मना कर दिया था। उसे सबसे ज़्यादा उम्मीद सोमित से थी। भले ही वो स्त्री सुलभ शर्म के कारण अपने मुँह से कभी इससे इकरार नहीं कर पाई, पर वो भी सोमित से प्यार करने लगी थी। उसकी सुलझी समझ, परवाह करने की आदत और रिश्तों का मान रखने वाली अदा वो उसकी इज्जत करने लगी थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि सुमित उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर भी वो डर रही थी। इस बात को सोचकर वो फिर से रो पड़ी थी। क्या सुमित उसे सही समझेगा? क्या वो अपनी सुरभि पर आंख बंद करके भरोसा कर पाएगा? कहीं उसे ये बात तो नहीं लगेगा कि रंजन के जिद में उसकी भी सह है? ये लाखों सवाल थे जो सुरभि के दिमाग में इस वक्त नाच रहे थे। उसका दिल किया तो वो सुमित को फ़ोन कर सारी बात बताए, पर रात काफ़ी हो गई थी। वो कल की कठिनाई को सोचते ही अपने पापा को याद करने लगी थी। पापा, आपने मेरी मंगनी के बदले शादी ही कर दी होती तो आज यूँ दुख की काली परछाइयाँ मुझसे चिमटी न होती। दरअसल के अपने दुख थे। उसे जब से पता चला था कि सुरभि उसकी नहीं हो सकती, वो खुद अंदर से बुझ चुका था। पर उसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं थी। सुरभि कहीं भी रहे वो खुश रहे, उसकी बस यही चाहत थी। वो जब भी उसकी उदास आंखों को देखता तो उसका दिल कचोटे मारने लगता था। इन 6 महीनों में ही सुरभि के दुख से मन ही मन कूदता रहता था, पर उसका कारण उसे पता नहीं। कितनी बार उससे पूछने की कोशिश की थी, पर हर बार वो टाल देती थी। मगर आज उसे पता चला कि उसका क्या दुख था। माँ पापा के बाद लालची भाई भाभी और ऊपर से वो गुंडा रंजन। बेचारी मासूम सी सुरभि कितनों को अकेले सहन कर रही थी। वो आज ठीक से खाना भी नहीं खा पाया था। चौधरी के बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बता पाया। उन्हें किस मुँह से बताता कि आपके सपने अब अधूरे रह जाएंगे। सुरभि आपके नहीं और किसी और के घर की रौनक बनेगी। वो उनको बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। बिस्तर पर लेटे उसके दोनों आंख खुले ही थे। उस समय के बदलते स्वरूप पर बेहद हैरान था। उससे आज सुरभि के पहले दिन यहाँ आने की बात याद आने लगी थी। इतने महीनों की पल पल उसकी जोड़ी सारी खुशियाँ बीते 2 दिन ही
में ही सूखे तिनकों की भांति उड़ गई थी और वो राह में खड़ा तड़प रहा था, अकेला, निश्वास, बेबस। मोहन ने सुबह ही उठकर सुमित को गणेश जी के साथ आने के लिए बोल दिया था। पर सुमित, तुम गणेश चाचा को लेकर बस 10 बजे घर आ जाओ, शादी के बारे में बात करनी है। जी जी भैया, मैं और पापा घर पहुंच जाएंगे। खुशी से उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। अब उसे भरोसा हो गया था कि शायद भैया को अब मेरे और सुरभि का ख्याल आ गया है, इसलिए वो बुला रहे हैं। वो तो सुबह की सुहानी बेला में बिस्तर पर लेटा अपनी सुरभि को याद कर रहा था और उसके पास काम भी क्या था। मोहन का फ़ोन आते ही वो उठकर पापा के कमरे में भागा था। सुरभि उठ गई थी। वो यंत्र चलित गुड़िया की भांति एकदम चुप घर के सारे काम किए जा रही थी। आज उसे ऑफिस भी नहीं जाना था। आज उसके किस्मत का फैसला जो होने वाला था। उसने दोनों बच्चों को दूध के साथ नाश्ता दे दिया था और उनके स्कूल ड्रेस लेकर वहीं उनके नाश्ता खत्म करने का इंतजार करती एक कुर्सी पर बैठी थी। ला, इन दोनों को आज मैं तैयार कर देती हूँ। रूपा आई थी और उसके हाथ से कपड़े ले ली। वो बस एक बार रूपा को आंख उठाकर हैरत से देखी थी, फिर नजरें झुका ली। सुन सुरभि, सुमित और गणेश चाचा नाश्ते के समय आएंगे तो कुछ ज़्यादा नाश्ता बना लेना, पर पहले तू थोड़ा नहा धोकर सुंदर बन जा। कल से वही कपड़े पहन रखे हैं। आज उसके मुंह से शहद टपक रहा था। सुरभि, मोहन भी वहाँ आकर बैठा था। तुम उदास क्यों हो? तू भी तो चाहती थी ना कि तेरी शादी करा दूँ। मैं तो आज तेरी शादी फाइनल कर दूँगा। मोहन के कहे बात पर वो बस उसका चेहरा ताकती रह गई थी। रूपा बच्चों को तैयार करने अपने कमरे में ले गई थी तो वो उठकर किचन में आ गई थी। आइए चाचा, बैठिए। मोहन के समय अनुसार दोनों बाप बेटे सुरभि के घर पर थे। चाय पीने तक उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। सुमित की चोर निगाहें सुरभि को ढूंढ रही थी, जो शायद अपने कमरे में बैठी थी। मोहन बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो इन दोनों की शादी करने का विचार किया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम कहो कब की तारीख निकलवाऊँ? गणेश जी ने खुशी से कहा था। मेरे मित्र को दिया वचन निभाने का समय आ गया है। चाचा, शादी तो मुझे कल ही करनी है, पर एक समस्या है जो आप दोनों पहले सुन लीजिए। मोहन की बात पर सुमित और सोचने लगे थे। मोहन ने सीधे सुमित को ही संबोधित किया था। सुमित, सच बताओ, तुम्हें सुरभि पसंद है ना? तुम उसका साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ोगे ना? भैया, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या समस्या आ गई है? आप खुलकर बताइए और आप निश्चिंत हो जाइए। मैं हर हाल में सुरभि के साथ खड़ा रहूँगा। आत्मविश्वास से लवरेज सुमित बोला तो मोहन को संतुष्टि हुई थी। मोहन ने रंजन की गुंडागर्दी और सुरभि को तंग करने की सारी बात बता दी और कल रात उसकी धमकी के बारे में भी बता दिया था। सारी बात सुनकर गणेश जी तो बहुत परेशान नजर आ रहे थे, पर सुमित शांत था। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, भैया, आपको कुछ कहने से पहले मुझे 10 मिनट सुरभि से बात करनी है। क्या मैं उसके पास जाऊँ? आइए सुमित, वो है सुरभि का कमरा। रूपा आगे बढ़कर उसे ले जाकर उसके दरवाजे पर छोड़ आई थी। वो अंदर घुसा तो सुरभि तकिए से टेक लगाई छत को घूरी जा रही थी। उजड़ी बाल, सूखा चेहरा और उसकी आंखों से बहता आंसू सुमित के दिल को मुट्ठी में कस दिया था। वो तेजी से उसके पास जाकर बैठा था। सुरभि, ये क्या हाल बना ली हो? उसका दोनों हाथ प्यार से पकड़कर वो डांटते हुए बोला था। उसे अंदाजा नहीं था कि सुरभि इतनी दुखी है। मोहन के मुंह से शादी तय करने की बात सुनकर वो सुरभि से मिलने की बात सोचता बेहद रोमांचित हो रहा था। आज 6 महीने मंगनी के बाद वो सुरभि को देख रहा था। उसने मोहन की बातों का मान रखा था और कभी सुरभि से मिलने की कोशिश नहीं की थी, पर अपनी प्यारी सुरभि को इस उजड़े रूप में देखने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो चौंक कर सीधी हुई थी। अपने हाथ छुड़ाती दुपट्टे को ठीक करती आंसू पोंछने लगी थी। सुरभि, तुमने कभी उस गुंडे के बारे में मुझे नहीं बताया। हमेशा अकेली ही तड़पती रही। क्या तुम्हें थोड़ा भी मुझ पर यकीन नहीं था? वो दुख से बोला था। ऐसी बात नहीं है सुमित जी, कभी मौका ही नहीं मिला और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस नहीं बता पाई। गम में डूबी शर्म से वो बोली थी। ढेर सारे आंसू फिसल कर उसके गाल पर बहने लगे थे। चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। सुरभि, एक नई शुरुआत करते हैं, वो मुस्कुराकर बोला था। मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं खो सकता। हम कल ही शादी करेंगे और देखते हैं वो गुंडा क्या कर लेगा। मैं अभी थाने में उसके खिलाफ
पिटीशन डाल कर आता हूँ। वो कुछ नहीं कर पाएगा, गुस्से से बोलता वो। उसके फिर से बहते आंसू को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, पर सुरभि खुद ही साफ कर ली। सुमित जी, हम चुपचाप शादी करेंगे, उससे दूर जाकर उसे बिना पता चले, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। यदि उसे पता चला तो वो कभी मेरी शादी आपसे नहीं होने देगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। बस तुम हंस दो और मेरे घर आने की तैयारी करो। सुरभि का मन उसकी बातों से ठंडा होने लगा था। वो हौले से मुस्कुरा दी थी। वैसे तो मोहन भैया भी शादी नहीं करने वाले थे, पर चलो ये भी अच्छा ही हुआ कि यह हंगामा बीच में ही उठ गया। अब तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी। वो हंस दिया था। सुरभि शर्मा गई थी। चलो उठो, बाहर पापा आए हैं, उनका आशीर्वाद नहीं लोगी क्या? उसके बोलने पर सुरभि उठ गई थी। दोनों बाहर आ गए। सुरभि ने गणेश जी के पैर छुए तो वो आज पहले की तरह खुश होकर आशीर्वाद नहीं दे सके थे। भैया, हम कल ही शादी करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सुरभि और परिवार सहित बसेश्वर महादेव मंदिर आ जाइएगा। बाकी व्यवहार मैं देख लूँगा। वैसे आप जिसको बुलाना चाहें बुला लीजिए। सुमित अब खुश होकर बोला तो मोहन और रूपा भी खुश हो गए थे। पर मुझे ये शादी मंजूर नहीं सुमित, गणेश जी बोले और उठकर खड़े हो गए। मैं अपने मित्र से किया वादा तोड़ता हूँ, क्योंकि सुरभि से अपने बेटे की शादी करके मैं उस गुंडे के क्रोध को बढ़ावा नहीं देना चाहता। मोहन, तुमको गलत लगे, पर मैं जानबूझकर सुमित की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। सुरभि का सर झुक गया था। आंसू के मोटे मोटे बूंद भल कर फर्श पर गिरने लगे थे। उसे जिस बात का डर था वही होने जा रहा था। अभी क्षण भर पहले ही तो वो मुस्काई थी। पर पापा, मैं सुरभि से ही शादी करूँगा। आपने जब मेरी शादी तय की तब मैं उसे नहीं जानता था, फिर भी आपके कहने पर मंगनी कर ली। अब तो मैं इससे प्यार करने लगा हूँ। अब इसे मैं नहीं छोड़ सकता। वो रोषपूर्ण बोला तो गणेश जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे थे। उनका ये आदर्श बेटा कभी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं गया था, पर आज एक लड़की की खातिर वो उनके सामने तन गया था। ये सब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता सुमित। मैंने जो फैसला किया है सबके हित में अच्छा होगा। तुम्हें क्या लगता है वो गुंडा जिसके लिए आए दिन खून खराबा करना गाजर मूली काटने जैसा काम है, सुरभि से तुम्हारी शादी होने देगा? वो गुस्से से गरज उठे थे। वो सबकी जिंदगी में कोहराम मचा देगा। वो सबको मौत के घाट उतार कर सुरभि को ले जाएगा। उसके बड़े भाई ने भी ऐसा ही किया था। इन सब बातों से बचने का एक ही उपाय है, सुरभि की शादी उससे करा दो और सब खुश रहो। नहीं पापा, उसके भाई के सामने कोई नहीं होगा, पर इस बार उसके सामने सुमित खड़ा है। वो मुझे और सुरभि को कभी अलग नहीं कर पाएगा। मेरा फैसला अटल है। सुमित हर रास्ते पर चट्टान की तरह खड़ा हो गया था। गणेश जी खुद को बहुत मजबूर महसूस करने लगे थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सुमित और रंजन का सामना हो। अगर रंजन को सुमित के बारे में पता चल जाता तो उसे दिन दहाड़े गायब कर देता। उन्होंने सुरभि की ओर बेबसी से देखा और बोले, सुरभि, तुम्हें ये मेरा स्वार्थ लग रहा होगा, पर बेटी वो तुम्हारी शादी किसी हाल में सुमित से नहीं होने देगा। उल्टे सबकी जान का दुश्मन बन जाएगा, किसी को भी जीने नहीं देगा। यहाँ तक कि कोई पुलिस कोई प्रशासन उसका आज तक कुछ नहीं कर पाया। अब क्या करेगी? अब तुम ही समझदारी से काम करो बेटा। तुम सुमित को समझाओ और इससे शादी से इनकार कर दो, वरना कोई भी उस रंजन के कोप से बच नहीं सकेगा। मुझ पर ये एहसान कर दो बेटी। वो हाथ जोड़कर बहुत लाचारी से बोले थे। सुरभि कुछ तय नहीं कर पा रही थी। वो बस खड़ी खड़ी आंसू बहाए जा रही थी। मोहन और रूपा परेशान हो गए थे। वो गणेश जी से कुछ कहना चाहते थे, पर उससे पहले सुमित ही बोल पड़ा। पापा, आप सुरभि को मजबूर मत कीजिए। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मेरी शादी सिर्फ सुरभि से होगी और कल ही होगी। इस मुसीबत की घड़ी में आप पीछे हट सकते हैं, मैं नहीं। मैं इससे ही शादी करूंगा और अपने घर लेकर जाऊंगा। उसके इरादे बेहद निश्चय भरे थे। मोहन, रूपा और सुरभि अवाक होकर खड़े रह गए थे। सबने जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा था। गणेश जी चले गए थे और सुमित वहीं खड़ा था। भैया, आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए और मैं अपने दोस्तों को लेकर मंदिर जाता हूँ। वहाँ पर शादी का व्यवस्था करवाता हूँ। आप लोग कल सुबह निकल जाइएगा, पर ध्यान रखिएगा किसी को यहाँ पता नहीं चले। मैंने पहले सोचा था कि पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, पर पापा के डर को देखते हुए चुपचाप ही शादी करूंगा और 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर बाहर चला जाऊंगा। वहाँ के आने के बाद
पापा और रंजन दोनों ही सब कुछ भूल चुके होंगे। पापा की बातों का आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो बस मेरे लिए डर रहे हैं इसलिए ऐसा बोले, वरना सुरभि तो उनको बेहद पसंद है। वो सुरभि को मुस्कुराकर देखते हुए बोला, चलो बाप न सही बेटा तो तैयार है ना, हमें तो बस दरसिल को दिया वादा निभाना है। मोहन मन में सोचता हंसा था और प्रत्यक्ष में उदास होकर सुमित से बोला, तुम जैसा ठीक समझो सुमित, मगर गणेश चाचा से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। भैया उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप अभी ये सब छोड़िए और सुरभि के 2-4 सेट कपड़े खरीद दीजिए। इसे मैं खुद लेकर बाजार जाता पर अभी सही समय नहीं है। आप दोनों ही जाइए इसके साथ। कल के बाद आप लोगों की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मोहन से बोलकर वो सुरभि को बोला, तुम भी अपनी कुछ तैयारी कर लो सुरभि, कल के बाद हम 1 महीने बाद ही बाहर ही रहेंगे। मैं अभी जाते हुए ऑफिस में छुट्टी की आवेदन लगा दूंगा। ठीक है सुमित, तुम मंदिर पर पूरी तैयारी रखना, हम कल आ जाएंगे। अब रूपा मुस्कुरा कर बोली। सुरभि बस सबके कथन से सारे अंदाजे लगाई जा रही थी। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। सुरभि अब ये शोक मनाना छोड़ो और आने वाली खुशियों की धमक को सुने। हम कल मिलते हैं मंदिर में। वो हंसकर एक भरपूर नज़र उस पर डालता है और चला गया था। जा तैयार होकर आ जा, मैं भी तब तक तैयार होती हूँ। हम बाजार जाकर तुम्हारे लिए कपड़े और गहने खरीदेंगे। रूपा उसे अंदर भेजती खुद भी मोहन के साथ चली गई थी। अब तो हमारे लिए दिन रात खुशियाँ बरसा करेगी और हम लोग बहुत जल्द ही इस मोहल्ले के नामी अमीरों में गिने जाएंगे, है ना मोहन। कमरे में घुसते ही रूपा उसके गले में बाहें डाले हंसकर बोली थी, हाँ मेरी रूपोती, अब देखना मैं 1 ही महीने में तेरे लिए क्या सब ला कर रख देता हूँ। चल अभी तू जा, सुरभि के लिए 20-25 हज़ार के गहने ले लेना और कुछ है साड़ी के कपड़े भी। आखिर वो मेरी बहन है, इतना तो देना ही होगा ना। वो उसे बिस्तर पर ले लेट कर बोला था। दोनों कुछ देर बातों में उलझ गए थे। सुरभि कमरे में कपड़े बदल कर बैठी थी और सोच में डूबी थी। उसके कानों में गणेश जी की बातें गूंज रही थी। वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी, क्या वो सही कर रही है, पर सुमित के प्यार के आगे सब बातें कमज़ोर पड़ रही थी। दोपहर हो चुकी थी पर वो सुबह से वहीं बैठा था। आज उसने खाना भी वापस कर दिया था। वो जब से आया था तब से ऑफिस में बैठा मोबाइल में चोरी से सुरभि के खींचे फ़ोटो सब देख रहा था। उसकी दुनिया रुक सी गई थी। आज सुरभि हमेशा के लिए उससे बहुत दूर चली जाने वाली थी। उसका कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा था। आकाश और शर्मा जी को भी वो अपने कमरे में आने से मना कर चुका था और अब गुम उसके फ़ोटो को एक तक देख रहा था। उसे सुबह में मोहन का फ़ोन आया था कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर बसेश्वर महादेव मंदिर वाले आने में और सुरभि की शादी में शामिल होने। वो हौसला नहीं कर रहा था कि वहाँ जाने का, पर वो जाना जरूर चाहता था। अपनी आंखों से सुरभि को दुल्हन के रूप में सजे देखने के लालच मात्र से वो वहाँ जाना चाहता था। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर उठकर वॉशरूम गया था। अपने रत जगे आँखों की लाली को किसी को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए फेस वॉश कर साफ कर लिया था। वो उठकर लिफ्ट में घुस गया था। पापा आप घर चले जाइएगा, मैं आज लेट नाइट आऊँगा, एक दोस्त की शादी है। शादी बोलते समय उसका गला भराया था। अपने प्यार को दूसरे के साथ देखना और उसे सदा के लिए दूर होने का एहसास उसके सीने को कचोट रहा था। क्या हुआ दरअसल, ज़्यादा प्यारा दोस्त है क्या? अरे वो शादी कर रहा है, कोई सरहद पर नहीं जा रहा जो तुम्हें दुख हो रहा है। पिता थे, बच्चे के आवाज़ से सुख दुख का अनुभव कर लेते थे। दरअसल फीकी मुस्कान से हंस दिया था। बस पापा, आज के बाद वो मुझसे दूर हो जाएगा ना, इसलिए बस। एनीवे आप खाकर सो जाइएगा, मेरे इंतज़ार में पूरी रात जागने की ज़रूरत नहीं है। वो प्यार से बोलते हुए खड़ा हुआ था। ठीक से जाना बेटा, चौधरी जी भी मुस्कुरा कर बोले थे। वो बाहर चल दिया। बसेश्वर मंदिर में सुमित ने अच्छा इंतजाम कर लिया था। उसके 4-5 दोस्त और उनकी फैमिली के साथ रूपा, मोहन और उसके 2 बच्चे थे। सारा व्यवस्था बहुत अच्छा था। शाम होने जा रहा था। छोटे से मंडप पर पुजारी जी के सामने बैठा सुमित मंत्र पढ़ रहा था। सारे लोग वहाँ दरी पर बैठे थे। दरसिल को देखते ही मोहन और रूपा उठकर आए थे। आइए दरसिल सर, बैठिए, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मोहन चापलूसी से बोलता उसके लिए कुर्सी ले आता है।
पर वो जूते उतारता सबके साथ दरी पर ही जाकर बैठा था। मोहन और रूपा भी खिसियाकर वहीं बैठ गए थे। कन्या को लेकर आइए, विवाह के विधि आरंभ किए जाएंगे। पुजारी जी की बात पर रूपा उठकर मंदिर के एक कमरे में गई थी। दरसिल की आंखें झपकना भी भूल गई थी। मैरून कलर की जरी का भारी कामदार लहंगा और मैचिंग ज्वेलरी में मानो आसमान से उतरकर कोई परी आई थी। उसकी बड़ी कजरारी आंखें काजर और मस्करे से सजकर और भी बड़ी कातिल हो गई थी। हाथों में भरे भरे लैठी के बीच बंधा झूमर हिल हिल कर दरसिल की धड़कनों को तेज करने लगा था। वो अब बेहद अफसोस करने लगा था अपने यहाँ आने के विचार पर। उसे सुरभि के इस रूप को देखकर खो देने का एहसास और भी रुलाने लगा था। आंसू के ढेर सारे बूंद बड़ी तेजी से उसकी आंखों से बहने लगे थे, जिसे उसने नजरें झुकाकर पोंछ लिया था। सुरभि ने एक नज़र सब पर डाला था। लोगों के बीच ग्रे कोट पहने दरसिल को देखकर उसे सुखद अनुभूति हुई थी। वो रूपा के हाथ को अपने थामी बाजू से छुड़ाकर वहाँ चली आई थी। थैंक यू सर, आज आपके कारण ही मेरी ज़िंदगी में ये शुभ घड़ी आई है। मैं आपका ये एहसान नहीं भूल सकती। हौले से मुस्कुराकर वो मंडप पर सुमित के बगल में जा बैठी थी। सुमित ने उसे भरपूर नज़रों से देखा था, जिस पर वो शर्मा कर सर झुका दी थी। दरसिल का सीना चाक हो उठा था। उसकी आंखें नमकीन आंसुओं से लहर उठी थी। उससे अब देखा नहीं जाने वाला था। उसकी सुरभि अब सुमित की होने जा रही थी। वो उठकर खड़ा हो गया था। अरे वहाँ से बैठ जाइए, विवाह पूर्ण होने के बाद जाइएगा। बीच में उठना अपशगुन होता है। पुजारी जी की बात पर वो मन मार कर बैठ गया था। अब वर वधू अपने हाथ आगे करिए। दोनों के हाथों पर 5 सुपारी रख पुजारी जी ने संकल्प करवाया था। सुमित की आंखें तो बार बार मुड़कर सुरभि पर ही जा रही थी। उनकी शादी के विधि शुरू हो गए थे। अब कन्या की भावी गठबंधन कीजिए। बेदी घूमने का समय हो रहा था। रूपा खुशी से उठकर वहां गई और सुमित के दुपट्टे से सुरभि की चुन्नी को बांधने लगी थी। तभी धाए धाए 2 हवाई फायरिंग करते हुए रंजन एक गाड़ी में पहुंच गया। उसके साथ उसके चारों पंटरों के अलावा गणेश जी भी साथ में थे। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। नत्थू और महेश सुमित के पास जाकर खड़े हो गए थे। सुरभि तो थरथराने लगी थी और सुमित तो अपने पापा को उनके साथ देखकर चकित रह गया था। मोहन और रूपा की भी हालत ठीक नहीं थी। उनका दिल भी सुपरफास्ट गति से दौड़ने लगा था। वर्षील शादी के विधि को न देखने के कारण फ़ोन से खेलने लगा था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर के मोबाइल पर मैसेज कर दिया था, अपने फोर्स के साथ बसवेश्वर मंदिर आ जाइए। रंजन सुमित को मारने आया है। ए हीरो, तू यहाँ क्या कर रहा है? लाइव फ़ोन दे मुझे। उसके छीनने से पहले दरसिल ने मोबाइल लॉक कर दिया था। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं कहना। तुम लोग चैन से बैठे रहो बस। रंजन सबसे बोलता मंडप की तरफ बढ़ा था। उसने लाल रंग की शेरवानी पहन रखी थी। उसके हाथों में पकड़ी बंदूक अभी भी धुआं छोड़ रही थी। अपने लाल दांतों की नुमाइश करता वो हंसकर सुमित के सामने खड़ा हो गया था। कारे बबुआ, बड़े जोश में दिख रहे हो। तुमको पूरी दुनिया में हमारी सुरभि ही दिखी थी क्या, जो तुमको अपने बाप की सीधी भाषा भी समझ नहीं आई? चलो हटो यहाँ से, ये जगह मेरी है। उसे हाथों से धकेलता वो वहाँ बैठने लगा था। ये जगह भी मेरी है और सुरभि भी मेरी है। तुम कुछ कर सकते? सुमित संभलते हुए रंजन के गले को अपने बाजुओं में दबाता गुस्से से बोला था। तुमने मेरी सुरभि के बारे में सोचा है? आज तुम्हें मार डालूंगा मैं। नत्थू और महेश ने उसे पीछे से खींचा था और लातों घूंसों से ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया था। वो अपने बचाव में चिल्लाने लगा था। रंजन आसन पर बैठ गया और पुजारी जी को शादी करवाने बोला था। सुरभि वहाँ से भागकर दरसिल के पास आ गई थी और रोते हुए बोली, सर, मेरे सुमित को बचा लीजिए। रंजन गुस्से से वहाँ आकर उसे खींचकर ले जाने लगा था, पर दरसिल ने उसे पीछे से उछलकर एक जोरदार पैरों की चोट दी थी। सुरभि का हाथ उसके हाथ से छूट गया। वो फिर दरसिल के पीछे छुप गई। अब नागर और सुरेश उसे मारने आ गए थे, पर दरसिल के धुआंधार मार के आगे सारे बेबस होकर गिरे पड़े थे। अब दरसिल नत्थू और महेश को जाकर मारने लगा था। वो लोग सुमित को बुरी तरह पीट चुके थे। उसके माथे और नाक से खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुका था। गणेश जी वहाँ आकर उसका सर अपनी गोद में लेकर रो रहे थे और सुरभि को कोसे जा रहे थे। सुरभि वहाँ बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। मोहन और सुमित के सारे दोस्त सहित पुजारी जी वहाँ से भागकर मंदिर में छुप गए थे। अब गुंडे से लड़ना
बुज़दिलों के बस की बात तो होती नहीं। अंकल आप चुप हो जाइए, हमें सुमित को हॉस्पिटल ले जाना होगा। आइए पकड़िए। वो आगे बढ़कर सुमित को उठाने लगा था, तभी वो पांचों एक साथ उस पर हमला कर दिए थे। दरअसल एक साथ सबके मार को सह नहीं पा रहा था। वो कुछ देर में जोरदार मार की चोट से बेहोश होकर गिर गया था। सुरभि रोती चिल्लाती दरअसल के पास दौड़ती भागी थी, पर रंजन ने उसे पकड़ लिया था। तो उसके पास कहाँ जा रही सुरभि? आज तो तुझसे शादी करके ही रहूँगा, चल मंडप पर। वो खींचते हुए उसे लाने लगा था। रंजन बेटा मैं सुमित को लेकर जाऊँ? इसे अस्पताल ले जाना होगा। तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँगा तो तुम मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। फिर तुम्हारे दोस्तों ने इतना क्यों मारा उसे? ये तो बेहोश हो गया है। गणेश जी रोकर बोल रहे थे और सुरभि अब अपना रोना भूलकर आश्चर्य से उनका मुँह देखे जा रही थी। मुझे ऐसे मत देखो सुरभि, कितना मना किया तुम्हें और इसे, पर तुम दोनों नहीं माने। हार कर मुझे खुद रंजन को जाकर सारी बात बतानी पड़ी। इसने वादा किया था कि ये सुमित को कुछ नहीं करेगा, पर देखो इसकी क्या हालत हो गई। वो रोते हुए सुरभि को बोल रहे थे, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ए बुड्ढे, जा ले जा अपने बेटे को, ये उसकी हीरोगिरी के कारण हुआ है। मेरी सुरभि की कोई गलती नहीं है। अब मेरी शादी के मुहूर्त में ये टेसुआ बहाना बंद कर और चलता बन, वरना अभी और धुनूंगा तेरे बेटे को। रंजन गुस्से से बोला और चारों को और देख कर चिल्लाया, अरे पंडितवा कहाँ छुपा है रे? सामने आ, मेरी शादी कर हवे, माल कर दूंगा, वरना गोलियों से भून दूंगा तुझे। नथु और महेश सुमित को उठाकर गणेश जी के लाए जीप में उसे लिटा दिए थे। वो ड्राइवर के साथ चले गए। कुछ देर बाद भी जब पुजारी जी बाहर नहीं आया तो उसके इशारे पर महेश मंदिर में गया था। साले भाई बुला रहा है और तू यहाँ कान पाथे किए बैठा है, कान में गोबर ठूंस रखा है क्या बे? चल उनकी शादी करा। वो धकेलते हुए उसे लेकर आया था। अब दरअसल होश में आने लगा था। उसने मंडप पर सुरभि को रोते रंजन के साथ बैठे देखा और पुजारी को मंत्र पढ़ते तो गुस्से से उछलकर खड़ा हुआ था। वहीं कोने में एक लकड़ी का वेत रखा था, उसने उठाया और सबको मारना शुरू कर दिया। अरे भाई ये साला तो पागल हो गया है, बचाओ हमें, मारो, एक गोली इसका भेजा उड़ा दो। नथु का सर फट गया था। वो रोते हुए बोला था। रंजन सोचने लगा था, दरअसल कोई सामान लड़का नहीं था, वो इस शहर का सबसे अमीर घर का बेटा था। अगर उसे वो मार डालता तो उसका बाप उसे बड़े से बड़े कोर्ट में ले जाकर सज़ा दिलाकर ही रहता। ए हीरो रुक, अरे रुक जा, वो गोली दाने पास आया था, इसका लवर तो क्या गया, अब तुझे क्या पड़ी है, तू भी अपने घर जा। अच्छा तेरा फ़ोन मेरे पास है इसलिए गुस्सा रहा है, ये ले और जा घर जा, तेरा बाप इंतज़ार कर रहा होगा। वो पॉकेट से उसका फ़ोन देकर बोला था, मैं क्या करूँगा, तुम जैसे गुंडों को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी सेक्रेटरी है और वो ये तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती तो तू उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तेरे लिए अच्छा होगा तू अपने घर जा। दरअसल ने मोबाइल उसके हाथ से लेते हुए लाल भभूका होकर कहा था, साले तुझे भी उस सुमित की तरह प्यार की बोली समझ नहीं आती ना, अब तो तू गया बेटा। उसने बंदूक के लॉक को खोला था और ट्रिगर दबाने ही जा रहा था कि सुरभि अचानक से उठकर उसे जोर से धक्का दे दी। रंजन मुंह के बल गिर पड़ा था। तू क्या भगवान है कि जो चाहेगा सब पालेगा? तूने बहुतों को मारा है, तूने मेरी सुमित को घायल कर दिया, तूने मेरे सर पर हाथ उठाया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। बंदूक का निशाना उस पर लगाए वो गुस्से से चीखती आगे बढ़ रही थी। रंजन पीछे खिसकता जा रहा था। नहीं सुरभि ऐसा मत करो, गोली लोड है, चल जाएगी। हटाओ बंदूक, मैं चला जाता हूँ, तुझे जिससे शादी करनी है कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पर यह हटा सामने से, आज अपनी मौत को सामने देख वो गिड़गिड़ा उठा था। सुरभि ऐसा मत करो, इसको सजा पुलिस देगी जो यहाँ अब आने वाली है, लाओ बंदूक इधर दो। अब दरअसल परेशान होकर उसके पास जाकर बोला था, पर वो कुछ नहीं सुन रही थी। रंजन के चारों पंटरों के होश उड़ गए थे पुलिस की बात सुनकर। सुरभि ने निशाना लगाकर ट्रिगर दबा दिया था और तभी दरअसल ने उसका हाथ ऊपर उठा दिया था और बंदूक नीचे गिर गई थी, जिसे रंजन ने फिर उठा लिया था। सुरभि रोती नीचे बैठ गई और रंजन उठकर फिर गुस्से से उसके तरफ आने लगा था।
ये क्या किया सर आपने? इसे मारकर मैं अपने सारे डर से मुक्त हो जाती, वो रोती बोल रही थी। बलुआ है का? रंजन को मार डालना, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं दरअसल। वो गुस्से से भड़कता उसका कॉलर पकड़कर मारने ही जा रहा था कि वहाँ 4 पुलिस की जीप आकर रुकी थी। तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है, इंस्पेक्टर ने दरअसल को मैसेज कर बसेश्वर के पास से के ही थाने में फ़ोन करके पुलिस फोर्स भेज दिया था। वो लोग चारों तरफ से उसके साथियों सहित घेर कर हथकड़ी पहनाने लगे थे। दरअसल ने रंजन का ध्यान बटा देखकर बंदूक छीन लिया था। दरअसल तू ये मत समझना कि तू जीत गया है, सुरभि बस मेरी है। मैं जल्दी ही जेल से वापस आ जाऊंगा और तेरी आंखों के सामने इसे शादी करूंगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं सुरभि। तूने मुझे मारने की कोशिश की है ना, तेरी ज़िंदगी में नर्क से भी बदतर बना दूंगा। वो चीखते हुए गालियाँ बोलने लगा था। इंस्पेक्टर उसे ले जाने लगा था। 1 मिनट इंस्पेक्टर, दरअसल लोकता उसके सामने आया था। क्या बोला तुमने? तू सुरभि से वापस आकर शादी करेगा? हंसकर वो रंजन के क्रोध में घी डाल रहा था। पहली बात तो तू पहले की तरह आसानी से जेल से बाहर नहीं आ सकता, और दूसरी बात कि सुरभि पर तेरी छाया भी मैं नहीं पड़ने दूंगा। क्यों? किस रिश्ते से तू इसकी रक्षा करेगा? उसकी बुज़दिल भाई में मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है। इस बार तूने उसे नौकरी का लालच देकर ये शादी करवाना चाहा था ना, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। अब मेरा पहला मकसद इस सुरभि से शादी कर इसका गुमान तोड़ना होगा, और कोई भी माई का लाल मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। वो चीखते हुए सीना ठोक कर बोला था, मैं रोकूंगा तेरा रास्ता। और किस हक से? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। वो तेजी से मंडप की तरफ बढ़ा था। मोहन और सारे मेहमान पुलिस को आया जानकर अब बाहर निकल आए थे। वो सब सांसरों के वहाँ हो रही गतिविधियाँ देखकर सुन्न होते जा रहे थे। अब सब दरअसल के अनजाने कदम को दम साथे देख रहे थे। ये क्या करेगा मोहन? रूपा फुसफुसाकर बोली थी। चुप कर रूपा, रंजन सुन लेगा, वो डर कर दुक्का बोला था। सबके मन में यही सवाल दौड़ने लगा था। दरअसल मंडप पर गया और सिंदूर का पूरा सिंदूरदान उठा लाया था। सुरभि तो बैठी रो रो कर बेहाल हो गई थी। दरअसल ने उसको हाथ पकड़कर उठाया था। वो चकित होकर उसे देखने लगी थी। अपने दाएं हाथ में मुट्ठी भरकर सिंदूर उसने सुरभि की मांग में भर दिया था। वो बूथ बनकर दम साथे दरअसल को देखती रही, फिर नीचे बैठ गई। अब उसका रोना बंद हो गया था। वो पत्थर की मूरत समान हो गई थी। नहीं, रंजन बहुत जोर से चिल्लाया था, ये तूने ठीक नहीं किया दरअसल। ये दांव तुम पर बेहद भारी पड़ेगा। मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। ये सिर्फ मेरी है आज अभी, और अब से ये मेरी पत्नी है। अब कभी तुम इसकी तरफ देखोगे तो मैं तेरी जान ले लूँगा, इसलिए जेल में ही इसे भूल जाना। वो गुस्से से बोलता इंस्पेक्टर से बोला, ले जाइए इंस्पेक्टर, इसकी गवाही इस बार मैं दूंगा और इसे सलाखों के पीछे लंबी छुट्टी पर भेज दूंगा। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मेरी सुरभि को हाथ मत लगाना, दरअसल तुम मेरे हाथों बुरी तरह मारे जाओगे। वो जाते जाते चिल्ला रहा था। 10 मिनट में सब लोग जा चुके थे, सिवाय मोहन, रूपा और दोनों बच्चों के। दरअसल ने मूर्ति बनी सुरभि का हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। आप लोगों को घर जाना है तो आइए मेरी गाड़ी में, वो सर्द आवाज़ में बोलता गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा था। वो दोनों तेजी से पीछे भागे थे। आप लोगों का घर आ गया, नीचे उतरिए। दरअसल ने सुरभि के घर के आगे गाड़ी रोकी थी। सारे रास्ते सब चुप होकर बैठे थे। वो दोनों बच्चों को गोद में लेकर उतर गए थे। दरअसल गेट बंद करने लगा तो मोहन ने धीरे से कहा, और सुरभि का घर भी तो आ गया है सर। नहीं, अभी आपकी सुरभि नहीं है। आप दोनों अपनी सुरभि को खो चुके हैं, क्योंकि अपनी बहन और ननद को अकेले गुंडों के बीच छोड़कर मंदिर में छुपने वाले भाई भाभी नहीं होते। ये सुरभि दरअसल चौधरी है, चौधरी खानदान की बहू, मेरी पत्नी। आप कल से आकर ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। पर आज से आपका सुरभि से कोई रिश्ता नहीं है। इससे मिलने बिल्कुल मत आइएगा। वो गुस्से से बोलता गाड़ी बढ़ा ले गया। मोहन और रूपा का चेहरा लटक गया था। वो लोग अंदर चले गए।
गेट कीपर पंकज ने गेट खोल दिया था। दरअसल गाड़ी रोके बैठा रहा था। सुरभि की आंखें खुली थी पर वो अपनी हथेलियों को खोले कुछ देख रही थी। बीच बीच में उसकी आंखों से मोती टूटकर गिर पड़ते थे। पंकज हैरान था। आज दरअसल भैया उतर क्यों नहीं रहे हैं? 10 मिनट के इंतजार के बाद वो गाड़ी के पास आ गया था। भैया नीचे तो आइए। सुरभि को दुल्हन बनी बैठा देख वो चुप हो गया था। पंकज जाकर ललिता अम्मा को बुला लाओ। वो था कि स्वर में बोलकर सिर से टिक गया था। आओ दुल्हन, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ललिता आरती की थाली लिए आई थी। वो दरवाज़ा खोलकर उसकी आरती उतारी और खुश होकर बोली ही ये उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि सुरभि इस घर की बहू बने, जो आज पूरी हो गई थी। सारे नौकरों की फौज वहाँ क्षण भर में उपस्थित हो गई थी। सबके चेहरे खिले हुए थे। सुरभि 4 महीनों में सबको अच्छी लगने लगी थी। आज उसे इस घर की बहू बने देख सब बहुत खुश थे। जब वो सुरभि को अंदर लेकर गई तो दरअसल नहीं गया था, वो वहीं बैठा रह गया था। उसने रंजन की बातों के जवाब में ऐसा कर लिया था, पर अब वो सुरभि को मूर्तिवत बने उसके दुख को महसूस कर अफसोस करने लगा था। उसे उस समय यही एक रास्ता दिखा था, पर उसने आगे के परिणाम को वो सोच ही नहीं पाया था। चौधरी जी भी शोरगुल सुनकर उठ गए थे। वो सीढ़ियों के पास आए तो ललिता सुरभि को लाती दिखी थी। उसके पहनावे और भरी मांग को देखकर चौधरी जी सब कुछ समझ गए थे। वो खुश होकर नीचे आए थे, पर सुरभि का मुरझाया चेहरा बहुत कुछ गलत होने की गवाही दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर चौधरी जी का दिल तड़प उठा था। सुरभि बेटा, तुम ठीक हो ना? सर, वो बस इतना ही बोले थे कि सुरभि उनके गले लगकर बिलख उठी थी। आंसुओं का रहा सहा दरिया फूटकर बाहर निकलने को आतुर हो चला था। बेटा, तुम अब मुझे पापा कहो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। उसका माता सहलाते हुए बोले तो वो अपना चेहरा उठाकर उनका मुंह देखी और पापा कहकर फिर से रोने लगी थी। चलो सुबह में बात करेंगे बेटा, अभी आराम करो कुछ देर। रोने देने के बाद वो उसे ललिता के सहारे लेकर ऊपर दरअसल के कमरे में आए थे। ललिता दूध लेकर आओ। चुप हो जाओ बेटी, अपने पापा की बात नहीं मानोगी। वो प्यार से उसका सर सहला रहे थे। सुरभि धीरे धीरे चुप होने लगी थी। तब तक ललिता भी आ गई थी। लो दूध पी लो, फिर सो जाना। उसके हाथ से गिलास लेकर चौधरी जी खुद उसे पिलाने लगे थे। बहुत जिद पर वो आधा दूध पी पाई थी। चलो अब सो जाओ सुरभि, हम सुबह बात करते हैं। वो खुद से चादर उड़ाकर उसे सुला दिए थे और नाइट बल्ब जलाकर ललिता के साथ बाहर आ गए थे। दरअसल अंदर चलो बेटा। वो अब बाहर पोर्च में खुद दरअसल के पास गए तो वो उतरकर बाहर निकल आया था। उसका चोटिल चेहरा देखकर ललिता गर्म पानी करके भागी थी। चलो अब तुम भी सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। राजन ने उसके चोट को साफ करके दवा लगा दिया था और ललिता ने जबरदस्ती एक गिलास दूध पिला दिया। तब चौधरी जी बोले थे, पापा, मैं उससे प्यार करता था। उसे इतने कष्ट में देखकर उसे अकेला नहीं छोड़ सका और उस परिस्थिति में शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अपने मन में दबे सारे गिल्ट बहाते हुए बोला था। चौधरी जी ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से सहराने लगे थे। बेटा, तुमसे अच्छा जीवन साथी उसे कहीं नहीं मिल सकता था। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम उन सब के द्वारा सताई लड़की का दामन खुशियों से भर दोगे। अब तुम रोना बंद करो और सो जाओ। मुझे कल पूरी बात बताना। अभी बहुत रात हो गई है, मेरा आराम करना भी ज़रूरी है ना। वो मुस्कुरा कर बोले और सबको जाने बोलकर खुद भी उसके साथ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे थे। जाओ सो जाओ, मैं कल बात करता हूँ। वो बाहर से ही उसके दरवाजे पर खड़े होकर बोले और अपने कमरे में चले गए। दरअसल अंदर आया तो बिस्तर पर वो गठरी बनी सिमटी सी गहरी नींद में सो गई थी। वो चलकर सोफे पर जाकर लेट गया था। उसके मासूम चेहरे को ताकता उसके मन में एक खुशगवार सा एहसास जगा था। जिस दिन की चाह में मैं 2 रातों से सो नहीं पाया, पूरी 2 रात रोया हूँ, ये सोचकर कि सुरभि अब मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। वहीं सुरभि मेरे बिस्तर पर मेरी दुल्हन बनकर लेटी है। वो मुस्कुरा उठा था। आंखों के गोसे अचानक से भीगने लगे थे। मैंने कोई
गलती नहीं की सुरभि से शादी करके। सुमित के पापा कभी उसकी शादी अपनी बेटे से नहीं होने देते। आज भी तो वही रंजन को लेकर आ गए थे ना, और उस गुंडे के साथ शादी करके सुरभि की ज़िंदगी तो नर्क ही बननी थी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था, वो गुस्से से सोच रहा था। उसी समय सुरभि ने करवट ली थी। उसकी भारी चुन्नी नीचे लटक गया था। वो उठा और आहिस्ते से उसकी चुन्नी उठाकर उसके सर पर डाल दिया। अब ये मेरी पत्नी है, मिसेस सुरभि दरसिल चौधरी। मैं इसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि अपने सारे गम को भूल जाएगी। इसके एक एक जख्म पर अपने प्यार के मरहम लगाऊंगा। आज के बाद इसकी आंखों में एक भी दुख के आंसू नहीं आएंगे। ये मेरे सच्चे प्यार की जीत है। भगवान को भी यही मंजूर था। अब मैं तुम्हें खुद से एक पल भी दूर जाने नहीं दूंगा सुरभि। तुम अब मेरी हो। उसके हसीन चेहरे को निहारता वो वापस सोफे पर जाकर लेट नींद की वादियों में सैर करने लगा था। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।